हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का एक और कंसेप्ट लेक्चर में। और आज के कंसेप्ट लेक्चर में बात करेंगे कि फ्लूइड स्टैटिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं। मेनली आप लोगों को ध्यान होगा कि फ्लूइड स्टैटिक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक लॉ और पास्कल्स लॉ, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। और इन्हीं के बेसिस पर जो बाकी सारे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हो गया, या फिर आप जो बायोन्सी और जो स्टेबिलिटी कंडीशंस पढ़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ और पास्कल लॉ से ही रिलेटेड होते हैं। तो आज समझेंगे कि ये दोनों लॉ होते क्या है और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे आप कह सकते हैं स्टेटमेंट हो गए, या फिर कुछ ऐसे इसके दूसरे फॉर्म्स हो गए जिनके बारे में जनरली बात नहीं करी जाती है, उनकी क्लियरिटी देखेंगे। और फिर कुछ क्वेश्चंस, हर दिन की तरह मैं टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस भेजता हूं, तो लास्ट में उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता क्या है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ जनरली स्टैटिक फ्लूइड के अंदर ही होता है। ये जो लॉ लगता है ये स्टैटिक फ्लूइड के अंदर अप्लाई होता है। और ये जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हो गया भैया प्रॉपर स्टेटमेंट जो ये लॉ कहता है। अगर मैं इसका सेंस समझाऊं, अगर मैं इसका मतलब समझाऊं कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स कंसीडर ए पॉट। एक कंटेनर आपने एज्यूम करा। अब ये कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरा है, कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरा है। एग्जांपल के लिए लिक्विड ले रहे हैं, आप किसी भी टाइप का कोई भी फ्लूइड एज्यूम कर सकते हैं। कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना कि मेरे को पर्टिकुलर इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। तो जनरली आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के। ये जो हाइट होती है वो अल्टीमेटली डेप्थ होती है कि जितना अपन किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर जितना डेप्थ में, जितना डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे, वैसे ऐसे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और वो किस रेट में इंक्रीज होगा? जो ये इंक्रीज हो रहा है किसके बराबर होगा? वो होगा यहां पर इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। और स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है रोजी। ये जो रोजी लिखा ना, ये होता है स्पेसिफिक वेट। तो बेसिकली जो ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, अगर इस स्टेटमेंट को मैं यहां लिखूं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं dp बाई डी जेड या फिर dp बाई डी एच इज इक्वल टू रोजी। ये स्टेटमेंट अल्टीमेटली इस बारे में बोल रहा है। अब यहां पर अगर इसी को मैं इंटीग्रेट करूं, अगर इंटीग्रेशन करूं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाला फॉर्मूला डिराइव करा जा सकता। लेकिन जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है वो उसके बेसिस पर, उस स्टेटमेंट के बेसिस पर ये वाला स्टेटमेंट निकल के आता है, ये मैथमेटिकल टर्म निकल के आती है। अब इसका मतलब क्या है? जो dp बाई डी जेड है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर दो पॉइंट मान लीजिए, इन पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है डिवाइड बाई यहाँ जो हाइट का डिफरेंस है, ये जो प्रेशर का डिफरेंस डिवाइड बाई जो हाइट का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर प्रेशर निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये चेंज इन प्रेशर निकल रहा है, उस पॉइंट पर स्पेसिफिक वेट के बराबर। किसके स्पेसिफिक वेट के बराबर? उस फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है। तो ये तो हो गया अपना सीधा सीधा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब एक चीज जो इंटरेस्टिंग है यहां पर समझने वाली, जरा उस पर बात करते हैं। जो एक चीज जो स्टूडेंट के मन में आती है कि बहुत सी जगह आप देखते हो कि ये जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे भी दिखता है, dp बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस रोजी। dp बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस रोजी। आपने बहुत सारी बुक्स में या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला स्टेटमेंट भी देखा होगा और ये वाला भी देखा होगा। अब जो स्टूडेंट्स के मन में जो कंफ्यूजन आता है, जो क्वेश्चन आता है कि सर दोनों में से कौन सा सही है, कि माइनस वाला सही है या फिर प्लस वाला सही है, कि हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो भैया इसका आंसर मैं बताऊं तो आंसर है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा है dp बाई डी जेड इज इक्वल टू प्लस रोजी एंड dp बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस रोजी, ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फर्क क्या है? फर्क ये होता है कि आप इनको कैसे मेजर कर रहे हो या फिर आप इनको कैसे देख रहे हो। मैंने ऊपर वाले स्टेटमेंट के हिसाब से ये वाला लिखा, माइनस वाला नहीं लिखा। इसका भी रीजन देता हूं, और ये माइनस वाला कब सही होगा कब नहीं होगा इसका भी रीजन देता हूं। जल्दी से एक बार बात कर ली जाए इसके बारे में, जल्दी से एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने बनाया, पार्टीशन कर दिया मैंने। अब यहां पर मैं बना रहा हूं एक डेटम आप जनरली समझते होंगे कि इसके नीचे नीचे लिक्विड है, इसके नीचे नीचे आप कह सकते हैं किसी भी टाइप का यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा है या फिर आप कोई लिक्विड भरा है, ये हो गया।
और ये जो ऊपर वाला ये यहाँ पर डेटम है, ये वाला हो गया यहाँ पर डेटम, यहाँ तक ये भरा है, यहाँ तक ये भरा है। अब एक चीज नोटिस करना समझने वाली, वो ये है, अगर यहाँ से इस सरफेस से मैं जेड को अगर मैं ऊपर की तरफ मेजर कर रहा हूं, अगर मैं जेड कह रहा हूं कि ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ ये डिक्रीज होगा, मतलब जेड की वैल्यू इस डेटम से ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी और नीचे की तरफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस केस में एक चीज जो समझने वाली है वो ये है, सबसे पहले लिखा जाए वो वाला फॉर्मूला dp/dz इज इक्वल टू रो जी, प्लस माइनस में आप डिसाइड करूंगा क्या लगाना है, लेकिन एक चीज समझना है कि जेड जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर क्या है, जेड का तो हो गया, चलिए ठीक है। यहां पे एक टर्म और है, वो है जी, यहां पर एक टर्म और है, वो है जी। और जी के बारे में खास बात है भैया, जो जी होता है, जो ग्रेविटेशनल ये कोफिशिएंट है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ग्रेविटी का जो फोर्स है, ये जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, इसका मतलब क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये होता है पॉजिटिव, ये होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। ये जनरल सेंस है, ये जनरल चीजें बहुत बेसिक है 11th 12th वाली। अब यहां पर जो चीज समझनी है आपको वो ये है, मैं यहां पर पहले वाले केस में ये मान रहा हूं कि डेटम से जो है जेड ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहां कोई पॉइंट ले लिया, यहां पर जेड इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, आप इसको कैसे भी मान सकते हो। तो जेड ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन यहां पर मैं जी की देखूंगा डायरेक्शन, जेड ऊपर की तरफ हो रहा, तो जी को भी मेरे को ऊपर की तरफ मेजर करना पड़ेगा, जी को भी मैं ऊपर की तरफ से मेजर करूंगा। तो भैया जब जी डाउनवर्ड होता है तो पॉजिटिव होता है, अगर जी अपवर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, जी अगर अपवर्ड हुआ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और जब यहां पर ये नेगेटिव होता है, यहां पर ये नेगेटिव होगा, तो ये फॉर्मूले में आके आता है, ये जी होता है, जी की जगह लिखा जाता है माइनस जी। तो कहने का मतलब ये कि ये वाला फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये कब वैलिड होगा, ये भैया वैलिड होगा व्हेन जेड इंक्रीजेज अपवर्ड्स। जब मैं जेड को बोलूंगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में वो इंक्रीज हो रहा है, तब ये वाला फॉर्मूला। अब इधर समझे, अब इधर वाला समझना तो आसान हो गया, पहली वाली चीज समझ में आ गई। रो जी, यहां पर मैं मान रहा हूं ये डेटम है, डेटम से नीचे की तरफ जेड क्या हो रहा है, जेड होगा यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब नीचे की तरफ वो इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर की तरफ क्या होगा, इस बार ऊपर की तरफ ये नेगेटिव है, ऊपर की तरफ डिक्रीज होगा। जी कैसे एक्ट करेगा, जी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है पॉजिटिव। ये भी जेड जेड को चाह रहे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करे, जी बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आता है, यहां पर ये फॉर्मूला होता है पॉजिटिव वाला। तो एक फॉर्मूला होता है नेगेटिव वाला, एक फॉर्मूला होता है पॉजिटिव वाला, सही दोनों के दोनों है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि जो डेटम है, डेटम से कैसे मेजर कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं जेड ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो मैं यहां लिखूंगा माइनस, अगर मैं कहूं कि जेड नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर प्लस लिखूंगा। तो ये वाला कब अप्लाई होता है, व्हेन जेड इंक्रीजेज डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जेड इंक्रीज होता है भैया, तब ये वाली बात यहां लिखी जाती है, तब ये वाली बात यहां लिखी जाती है। तो फॉर्मूले दोनों के दोनों सही है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बस मेजर करने का। अब आपको क्लियर है, ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों सही है, क्योंकि दोनों के दोनों जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ है उनको फॉलो करते हैं। अब एक चीज जो यहाँ क्वेश्चन बन के आती है कि मैंने पहले ये स्टेटमेंट लिख लिया, इसके बाद जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, मैंने सीधा यहां लिखा, माइनस का जिक्र ही नहीं करा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि मैंने यहां पहले से ही स्पेसिफाई कर रखा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब मैं यहां क्लियरली कह रहा हूं कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर ली तो मैं यहां सीधा सीधा प्लस लेके ही चल रहा था। चलिए ठीक है, ये हो गई यहां पर हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में बात, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में बात क्लियर हो गई। और बहुत सारे स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन होता था माइनस और प्लस को लेके, वो मैं उम्मीद करता हूं अब हो गया होगा आपको एकदम क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ के ऊपर, वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ ऐसा है कि दो स्टेटमेंट देता है, पास्कल लॉ दो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो बात वही है, सही दोनों ही है। पहला जो होता है, पहला वाला जो है वो थोड़ा आप कह सकते हैं स्टेटमेंट टाइप का है कि क्या प्रूव होता है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करता है। समझते हैं इसको कि पास्कल लॉ के दोनों स्टेटमेंट क्या क्या है। जो सबसे पहला स्टेटमेंट है जो पास्कल लॉ देता है वो ये है, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड हैज द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पर आप सपोज करें एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, उस पूरे फ्लूइड में आप कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, आप किसी भी एक पॉइंट को अज्यूम कर लीजिए,
उस पॉइंट पर क्या होगा, उसके सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से बहुत सारा और प्रेशर अप्लाई होगा। तो बाय डेरिवेशन, ये डेरिवेशन से प्रूव होता है खैर कि बाय डेरिवेशन एक चीज प्रूव होती है कि सारी डायरेक्शन से, किसी एक पॉइंट पर सारी डायरेक्शन से जो प्रेशर लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड होता है सेम। मतलब प्रेशर जो वेरी करेगा वो हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करेगा, एक पॉइंट पर डायरेक्शन के हिसाब से वेरी नहीं करेगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ यही तो कह रहा था, जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये बात तो क्लियर है। लेकिन यहां पर ये पास्कल लॉ क्या कह रहा है, किसी एक पॉइंट पर, मतलब ये पूरा कंटेनर है ना, अब इसमें भले आप एक पॉइंट यहां माने, एक पॉइंट यहां माने या फिर एक पॉइंट यहां माने, तो तीनों के केस में क्या होगा कि सारी डायरेक्शन में प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। भले ही तीनों में प्रेशर का वेरिएशन हो सकता है, मतलब यहां पर प्रेशर है, यहां पर प्रेशर लेट से 50 यूनिट आप पास्कल ले लीजिए, यहां पर है 70, तो यहां तो वेरिएशन मिलेगा, लेकिन इन सारी डायरेक्शन से इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी इंटेंसिटी होगी 70 पास्कल और ऊपर वाले केस में वो होगी 50 पास्कल। इसका मतलब ये कि किसी एक पॉइंट पर सारी डायरेक्शन से लगने वाला जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है वो सारी की सारी डायरेक्शन में होता है सेम। ये तो हो गया भैया पास्कल लॉ का पहला स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट से। अब दूसरा वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो पास्कल लॉ है वो ये कहता है कि इफ वी अप्लाई सम प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का क्या मतलब हुआ, लिक्विड्स के बारे में बात करी जा रही है। अब जो है यहां तक स्टेटमेंट था इसको समझते हैं। इफ वी अप्लाई सम प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसका मतलब क्या है, एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड लिया, मैंने यहाँ पर ये सिलेंडर माना, ये मैंने पिस्टन माना और मैंने हल्का सा यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स लगाया मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा। तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करा, चलिए ठीक है। देन सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर 50 पास्कल का प्रेशर इंक्रीज करा या फिर 50 पास्कल का प्रेशर मैंने यहाँ लगाया। अब यहाँ पर जो मैंने 50 पास्कल का लगाया ना, उसकी वजह से क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर ये जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा है, उसके हर एक पॉइंट पर 50 पास्कल का, हर एक पॉइंट पर 50 पास्कल का प्रेशर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहां पर पहले लेट सपोज कि 10 पास्कल थे, इस वाले पॉइंट में थोड़ा नीचे यहां पर 20 पास्कल था, इस वाले पॉइंट में थोड़ा और नीचे यहां पर 30 पास्कल था। पहले लेट सपोज कि यहां प्रेशर कुछ ऐसा था, जैसे ही मैंने 50 लगाया क्या हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा 60, ये 20 का हो जाएगा 70 और ये 30 का हो जाएगा 80। कहने का मतलब ये कि हर एक पॉइंट पर जितना मैंने प्रेशर ऊपर से अप्लाई करा या फिर जितना और मैंने प्रेशर का एडिशन करा, वो सेम प्रेशर हर एक पॉइंट पर ट्रांसफर होता है। वो सेम प्रेशर क्या होगा, हर एक पॉइंट पर ट्रांसफर होता है। और यही पास्कल का सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इफ वी अप्लाई सम प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी लिक्विड, देन सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड एंड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब ये जो कंटेनर की वॉल्स है ना, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर भी पहले कुछ प्रेशर लग रहा था, तो वो जितना प्रेशर लग रहा था उसके अंदर आ जाएगा एडिशन। कितना एडिशन, जितना और मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई करा। तो ये होता है पास्कल लॉ के दोनों स्टेटमेंट। अब मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, कि पास्कल लॉ कहां पे अप्लाई होता है। तो पास्कल लॉ जो अप्लाई होता है वो होता है, आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर पास्कल लॉ अप्लाई होता है। अब इन हाइड्रोलिक मशीन्स को एक नाम और दिया जाता है, वो है पास्कल्स मशीन्स भी इन्हें बोला जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये मशीन जो है वो पास्कल लॉ पर वर्क करती है। यहां तक होगी बात क्लियर, चलिए ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के बारे में लिखूं, इनके जो एग्जाम्पल है वो आप मान सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस है वो पास्कल लॉ पर वर्क करती है, हाइड्रोलिक प्रेस। या फिर आप सिमिलरली लिख सकते हो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, या फिर एक और चीज है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। और इनको मतलब आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स में ये पास्कल लॉ अप्लाई होता है, और इन हाइड्रोलिक मशीन्स को आप पास्कल्स मशीन भी बोल सकते हो। अब इन तीनों में से किसी एक को लेते हैं। लेट सपोज कि मैं हाइड्रोलिक जैक को ले रहा हूं। यहाँ पर हाइड्रोलिक जैक को मैं यहाँ अज्यूम करता हूं, मैंने ये पहले से डायग्राम बना रखा है। यहाँ क्या है, एक स्मॉल एरिया वाला सिलेंडर, पूरा स्मॉल एरिया वाला सिलेंडर, और यहाँ पर लार्ज एरिया वाला सिलेंडर है। यहाँ पर मैंने कोई फोर्स अप्लाई करा,
यहाँ मैंने कोई फोर्स F1 अप्लाई करा। अब जैसे ही मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई करा, एक चीज समझना, यहाँ पर एक चीज समझना कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर है सेम, यहाँ पर प्रेशर है सेम। रीजन आप ये समझिए, सेम फ्लूइड से इंटरकनेक्टेड है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल में, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो यहाँ पर होगा प्रेशर की वैल्यू सेम। जो यहाँ पर पॉइंट 1 है, या फिर ए नाम दे दीजिए, इसको पॉइंट बी दे दीजिए, तो प्रेशर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बराबर है। अब मैंने जैसे यहाँ इंक्रीज करा, जैसे मैंने यहाँ कुछ फोर्स लगाया F1, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर जितना यहाँ इंक्रीज होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, बी पॉइंट पर भी। रीजन क्या है? रीजन अभी समझा, पास्कल लॉ की वजह से कि अगर एक पॉइंट पर किसी अमाउंट से, किसी पर्टिकुलर अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरे पॉइंट पर भी सेम अमाउंट से, सेम मैग्नीट्यूड से प्रेशर होगा इंक्रीज। तो अगेन क्या होगा, पी ए पर जितना प्रेशर है उतना ही रहेगा पी बी पर, पी ए पर जितना प्रेशर है उतना ही रहेगा पी बी पर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स इनिशियली F1 लगा, एरिया यहाँ पर A1 है। जो ये एरिया है, जो एरिया है स्मॉलर वाला, ये A1 है, बड़ा वाला लार्जर एरिया हो गया A2 हो गया। F1 डिवाइड बाई A1 और यहाँ पर हो जाएगा F2 डिवाइड बाई A2। अब ये जो F2 है ना, बेसिकली F2 क्या है, मैंने यहाँ से F1 फोर्स लगाया, ये फ्लूइड ट्रांसमिट करेगा और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक आउटपुट देगा, आउटपुट फोर्स देगा, जो कि होगा यहाँ पर F2। यहां तक चीज क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसी को रीअरेंज करता हूं, A2 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई F1। मैंने बस कुछ नहीं करा, इसको करा रीअरेंज करा, इतना सा काम करा। अब एक चीज समझना, A2 डिवाइड बाई A1, A2 ज्यादा है, यहां पर जो A2 है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू A1। ये बात तो क्लियर है कि A2 वाला सिलेंडर जो है, उसका जो आप कह सकते हैं एरिया है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू A1। तो यहाँ पे A2 बहुत ज्यादा A1 के, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। जब ये वाली ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगी, और जितने रेशो से ये बड़ी है उतने ही रेशो से ये भी बड़ी होगी। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आएगा जो F2 होगा वो भी बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होगा किससे, F1 के कंपेरिजन में। मतलब मैंने यहाँ पे लगाया 10 न्यूटन का फोर्स और मेरे को यहाँ पे आउटपुट कितना मिला, 100 न्यूटन का। कहने का मतलब ये कि अगर ये एरिया 10 गुना हो गया ना, तो मतलब कम फोर्स लगाया, ज्यादा आउटपुट मिल गया। और यही होते एप्लीकेशन, यही होते इसके एप्लीकेशन। कम फोर्स लगाया, ज्यादा आउटपुट मिल गया। तो बेसिकली जो पास्कल लॉ है उसका यूज कहां कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं अपन इन मशीन्स के अंदर, जिसका काम क्या है, कम फोर्स लगाने पर, मतलब कम इनपुट देने पर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल के आता है। तो ये है इसके एग्जांपल्स। अब एक नोट है इससे रिलेटेड, एक नोट है कि जो लिखा है ना पास्कल लॉ, मैं पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं, इस चीज को अच्छे से समझना। पास्कल्स लॉ इज applies in Pascal's law applies in static fluids। static fluids। अब एक चीज समझना, वो क्या है, ये बात अब तक तो क्लियर थी, ये बात तो क्लियर थी कि जो पास्कल लॉ होता है वो स्टैटिक फ्लूइड में अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने यहां पर नोट लगा के लिखा है कि जो पास्कल जो लॉ है वो स्टैटिक फ्लूइड में अप्लाई होगा। रीजन क्या है इसका रीजन होता है एक, एज स्टैटिक फ्लूइड does not offer any shear stress। इस लाइन को भैया ध्यान से समझना, इस लाइन को बड़ा ध्यान से समझना कि जो मैं लिख रहा हूं ना कि पास्कल लॉ स्टैटिक फ्लूइड में क्यों अप्लाई होता है। रीजन ये है क्योंकि जो स्टैटिक फ्लूइड है वहां पर क्या होता है, शीयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0। वहां पर शीयर स्ट्रेस क्या होता है, वहां पर वो जो फ्लूइड लेयर्स है वो शीयर स्ट्रेस ऑफर नहीं करती है। अगर मैं बात करूं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की, टो इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, ये तो सबको पता है, ये इंफॉर्मेशन सबको पता है, ये लॉ सबको पता है। अब यहां पर क्या है, जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में, तो भैया जब फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ कुछ नहीं है, तो उनकी लेयर के बीच में जो वेलोसिटी रहेगी वो भी तो कुछ नहीं रहेगी। यहाँ पूरा फ्लूइड स्टैटिक है, मतलब लेयर्स के बीच में किसी भी टाइप की वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये du की वैल्यू हो जाएगी 0। जब ये du की वैल्यू 0 हो गई तो सीधा यहाँ पे टो की वैल्यू भी हो जाएगी 0। और यही कारण रहता है कि शीयर स्ट्रेस है वो यहाँ पर ऑफर नहीं करता किसमें, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, और ये ऑफर नहीं करता, तो यहाँ पर पास्कल लॉ वैलिड होता है। अब जब बात ये है कि शीयर स्ट्रेस 0 होना चाहिए,
जब भैया बात ये है कि shear स्ट्रेस जीरो होना चाहिए और पास्कल लॉ लग रहा है, तो कहां और लग सकता है, पास्कल लॉ कहां और अप्लाई हो सकता है। अब आता है क्वेश्चन यहां पर। तो एक चीज ध्यान से समझना कि ये चीज तो क्लियर हो गई, ये कब जीरो होगा, जब फ्लूइड स्टैटिक होगा और स्टैटिक के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं अगर ये किसी कारण से जीरो हो गया तब भी तो टो जीरो हो जाएगा, तब भी तो शीयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। और ये जीरो कब होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी कब जीरो होती है, आप लोगों को पता होगा जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं, आइडियल फ्लूइड्स के केस में विस्कोसिटी, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है भैया वो होती है जीरो। तो यहाँ पर जो एक चीज और निकल के आती है, जो एक चीज और आपको समझने वाली है वो निकल के आती है, वो ये है पास्कल्स लॉ is also valid for the moving fluids, for the moving fluids but the required condition is that fluid should be कौन सा फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड शुड बी आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड शुड बी आइडियल फ्लूइड, कि भैया जो फ्लूइड है वो होना चाहिए आइडियल फ्लूइड। और यही है नोट, यही है चीज जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती और जो समझने की जरूरत होती है कि पास्कल लॉ स्टैटिक फ्लूइड में तो अप्लाई होता है। रीजन क्या है कि वहां पर टो की वैल्यू होती है जीरो, शीयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है जीरो, लेकिन जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं उनके केस में भी शीयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है जीरो। तो पास्कल लॉ जो है वो मूविंग फ्लूइड में भी अप्लाई हो सकता है, वो मूविंग फ्लूइड में भी अप्लाई हो सकता है, बट द रिक्वायर्ड कंडीशन इज द फ्लूइड, दैट फ्लूइड शुड बी आइडियल फ्लूइड। तो यहां बात अपन एंड करते दोनों इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में। पहला था हाइड्रोस्टैटिक लॉ और दूसरा था पास्कल लॉ। अब जो मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में बात कर लेते। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग इसी टाइप के कंसेप्ट्स में, इसी टाइप के जो कहते हैं कि एकदम क्लियर कंसेप्ट में और क्वेश्चंस में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप लोगों के लिए भैया एक है ऑफर, आप लोगों के लिए ऑफर है कि जो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि सीजी व्यापम की वैकेंसीज निकल चुकी है और आप लोगों को अच्छे से पता है कि वहां पर जो सिविल इंजीनियर्स है उनके लिए निकली है 400 से ज्यादा वैकेंसीज और चांसेस है कि इन फ्यूचर ये वैकेंसीज बढ़ जाएगी। अब एक चीज जो आपके लिए अट्रैक्टिंग ऑफर है वो है भैया ये 3 तारीख से 6 तारीख तक, 3 फरवरी से 6 फरवरी तक अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 2500 रुपए में, सिर्फ 2500 रुपए में मिल जाएगा। इसके फीचर्स के बारे में ऑलरेडी बात करी गई है तो वो आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन ये जो लॉन्चिंग ऑफर है ये सिर्फ 6 तारीख तक ही वैलिड है, इसके बाद इसकी प्राइस हो जाएगी हाई। तो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफर है। लेकिन अब जो दूसरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सर हमारे लिए, तो उनके लिए भी है, जो जैसा कि आप लोगों को ध्यान है आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज भी निकली हुई है, वहां पर भी 1000 से ज्यादा पोस्ट है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए कि 2 फरवरी तक तो इसका प्राइस था, 2 फरवरी तक इसका प्राइस था 2500। जिन लोगों ने टाइम के साथ ले लिया तो उनको तो सही प्राइस पे मिल गया, लेकिन अभी भी इसकी ओपनिंग है, जो कोर्स है वो खुला हुआ है, लेकिन प्राइस इसकी हो गई अब 3000। पहले था 2500 में, अब होगी इसकी 3000। तो जो लोग अभी भी नहीं ले पाए भैया ले लीजिए, इन फ्यूचर चांसेस है कि और बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है लेना कहां से, तो जाइए प्ले स्टोर में डाउनलोड करें जेनिक लर्निंग ऐप से आपको ये सारी की सारी दोनों की दोनों चीजें वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को, और वो सारे के सारे जो कोर्स है वो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेलीग्राम वाले क्वेश्चंस पर। पहला है फॉर ए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजरमेंट इन फ्लूइड्स एट रेस्ट। पहले इसको टुकड़ों में समझते हैं। फॉर ए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजरमेंट्स इन फ्लूइड्स एट रेस्ट। अब यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, फ्लूइड यहाँ पर रेस्ट में पहला चीज, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजरमेंट कैसे होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बात चल रही है। ऑप्शन पे जाते हैं, शियर स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जो स्टैटिक फ्लूइड है उसके बारे में बात करी जा रही, तो टो इज इक्वल टू du बाई dy, यहां तक तो बात है। अब ये बोल रहा है जो शियर स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू पर डिपेंड करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम ऑन ए प्लेन इंक्लाइन 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, मतलब ये कुछ भी बात कर रहा है, सही बताया तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाली बात कर रहा है। द शियर स्ट्रेस इज जीरो, तीसरा स्टेटमेंट। और चौथा है कि द शियर स्ट्रेस इज जीरो ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब फ्लूइड स्टैटिक हो भैया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू होती है जीरो, और वेलोसिटी जीरो होती है, इसका मतलब यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है जीरो।
तो जब फ्लूइड स्टैटिक हो तो वहां पर शीयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0, ना 45 पे मैक्सिमम होती है, ना ही ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब म्यू पर डिपेंड करती है, क्योंकि म्यू पर बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो म्यू है ना यहाँ पर डिपेंड नहीं करती, जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर शीयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0। और यहाँ पर ऐसा भी कोई केस नहीं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही 0 होगा, आप हॉरिजॉन्टल पे नहीं, आप वर्टिकल पे, आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, स्टैटिक फ्लूइड में आप कहीं पर भी देख लीजिए वैल्यू होगी 0। तो पहले वाला क्वेश्चन का हो गया। 15 नंबर वाला न्यूमेरिकल है, इसके बारे में बात करते हैं, उसके पहले बात करें थोड़ा सा 16 वाले क्वेश्चन पर। 16 वाला क्वेश्चन बोल रहा है द लॉ विच स्टेट्स दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। ये तो भैया सीधा सीधा आपने हाइड्रोस्टैटिक लॉ ही पूछ लिया, सीधा सीधा ये तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ की ही डेफिनेशन दे दी और पूछा कि कौन सा लॉ है, तो ये तो हो गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ। चलिए यहां तक तो हो गई बात क्लियर, यहां तक तो हो गई ये बात क्लियर। अब ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इस पे जरा चर्चा कर ली जाए, न्यूमेरिकल वाले पे बात कर ली जाए। ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रेम ऑफ 300 mm diameter and a plunger of 45 mm diameter when the force applied at the plunger is 15 न्यूटन। पहला क्या है, ये है प्लंजर भैया, ये है यहाँ पर प्लंजर, और यहाँ पर प्लंजर का एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पर प्लंजर का डाया दे रखा 45, प्लंजर का डाया दे रखा है यहाँ पे 45 mm। तो यहाँ पे स्मॉल डी क्या हो गया 45 mm, कैपिटल डी क्या हो गया, रेम का डाया 300 mm। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझना, ये चीज क्लियर होगी, when the force applied at the plunger is 15 न्यूटन, मतलब यहाँ पर क्या करा जा रहा है, फोर्स अप्लाई करा जा रहा है 15 न्यूटन, और पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना फोर्स आउटपुट निकलेगा, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है F2 कितना निकलेगा जब अपने पास F1 की वैल्यू गिवन है। अब ये भी समझाया, ये वाला एग्जांपल देखिए आपको कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों पॉइंट पे प्रेशर होगा इक्वल। अब दोनों पॉइंट पे जब प्रेशर होगा इक्वल तो इसको लिख लिया जाए F1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2। इसी को अगर रीअरेंज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, जो F2 होगा वो हो जाएगा F1 A2 डिवाइड बाई A1। ये हो गया यहाँ पर। इसी को थोड़ा और जल्दी करा जाए, इसी को थोड़ा और स्पीड पे करा जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर मिलता है बहुत कम टाइम। तो F2 इज इक्वल टू F1 की जगह क्या है, F1 की जगह 50, ये रख दिया 50। अब यहाँ पर मैं एरिया की रखूंगा, एरिया क्या है π/4d² डिवाइड बाई π/4d²। तो एक चीज समझना, यहां से ये कट जाएगा, π/4 से π/4 कट हो जाएगा, यहां तक चीज क्लियर है। अब ये चीज देखना कि एरिया की जो ऊपर वाली यूनिट रहेगी नीचे वाली भी यूनिट रहेगी सेम, तो यहां मैं भले इसको मैं मीटर में लिखूं तो नीचे वाले को मीटर में लिखूंगा तब भी ये कटना है, अगर मैं इसको mm में लिखूं और इसको भी mm में लिखूं तब भी ये कटना है। तो जब गिवन है mm में तो इसको mm में लेके ही चलेंगे, mm के अंदर ही लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूं, मैं यहाँ सीधा लिखता हूं कि जो A2 है मतलब 300 डिवाइड बाई 45 का होल स्क्वायर। अब एक चीज और समझना, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं π/4 d2 का होल स्क्वायर, π/4 d1 का होल स्क्वायर, यहां से ये गया और आगे लिख सकता हूं मैं d2 डिवाइड बाई d1 का पूरे का ही होल स्क्वायर। तो वही लिखा है मैंने, वही लिखा है 300 डिवाइड बाई 45 का पूरे का ही होल स्क्वायर। इस चीज को आप सोल्व करोगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2223 न्यूटन। अब इससे एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो अरेंजमेंट है कितना इंपॉर्टेंट हुआ। मैंने सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, और मेरे को आउटपुट कितना मिला, मेरे को आउटपुट मिला लगभग 2200 से भी ज्यादा न्यूटन, 2223 न्यूटन तक का मेरे को आउटपुट मिल गया यहाँ पर। तो एक चीज जो यहाँ समझने वाली की जो पास्कल लॉ का जो इंपॉर्टेंस है वो भैया बहुत ज्यादा है। और ये रहे सारे के सारे फाइनल आंसर, 14 में सी, 15 में भी और 16 में एम। तो ये था आज का लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो इंपॉर्टेंट लॉस थे उनके बारे में, जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर, उनके सॉल्यूशन के बारे में मैं भी अच्छे से बात कर लिया। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं और मिलते हैं इसी टाइप के किसी और कंसेप्चुअल लेक्चर में किसी और नए और बिंदास क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।